वीडियो में हम पढ़ रहे थे सिक्स्थ चैप्टर पढ़ रहे थे रेनबो बुक से ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। और हमने ये देखा था इसकी राइटर जो है लेफ कार्डियो-हर्न है, और लेफ कार्डियो-हर्न ये बताते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनको पढ़ना आता है। वास्तव में पढ़ना उनके अनुसार ये नहीं है कि आप केवल मात्र लेटर्स को पहचान लेते हैं। उनके अनुसार पढ़ना, ट्रू सेंस में पढ़ना जो है, वास्तव में सही अर्थों में पढ़ना उसे माना जाता है जिसमें आप भाव समझते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसके भावों को भी आप समझते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसको समझते हैं। तो सही अर्थ में पढ़ना उनके अनुसार वो होता है। फिर उन्होंने हमें बताया था कि उससे आगे हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है पढ़ने की, कि लोग जो है बहुत समय के साथ सीखते हैं। ये मैकेनिज्म जो है कि अच्छे से पढ़ना और उसके विषय वस्तु के भाव को ग्रहण करना, उसको मीनिंग को समझना, इसमें समय लगता है। कुछ लोग जिनके पास जो है कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विथ लिटरेचर, जिनके पास पर्याप्त अनुभव है लिटरेचर को पढ़ने का, साहित्य को पढ़ने का, तो वो लोग जो है अच्छे से बुक्स, किसी पाठ्य पुस्तक को, किसी लेख को अच्छे से समझ पाते हैं, उसके भाव को भी वो समझ पाते हैं। फिर उन्होंने आगे ये भी बताया था कि प्रतिदिन 1000 and thousands बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, एवरी मंथ, आई माइट इवन से एवरी डे, के प्रतिदिन लोगों के द्वारा हजारों किताबें खरीदी जाती है। लेकिन लोग जो है केवल समय को व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए किताबें खरीदते हैं, या फिर अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए खरीदते हैं। और अगर हम ये भी कहते हुए हमने लोगों को सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि मैंने अमुक अमुक किताबें जो है पढ़ ली है, लेकिन फिर आगे ये कहते हैं कि अगर हम, इन्होंने खुद ने अपना अनुभव बताया कि मैं अगर किसी से मैंने पूछा होगा कि जो किताब कोई व्यक्ति पढ़ चुका है, और उससे व्यक्ति या विद्यार्थी भी है, जो भी है, जो पढ़ चुका है, और उस बुक के बारे में अगर मैं कुछ सवाल उनसे पूछता हूँ तो वो सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये लेखक ये बताना चाहते हैं, राइटर के, वास्तव में जो है वो केवल रीडिंग लगा, मतलब कैरेक्टर्स जो है, लेटर के कैरेक्टर्स, मतलब जो अक्षर जो हैं उनको पहचान रहे हैं, पहचानने मात्र से उसको पढ़ना नहीं बोला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है, कि हमारा माइंड जो है किसी और बात को लेकर ऑक्यूपाई होता है, मतलब दिमाग में हमारे कुछ और चल रहा होता है, तो उससे भी ट्रू सेंस में पढ़ना नहीं कहा जाता है। एक बात इन्होंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन। ग्रेट क्रिटिक जो महान आलोचक होते हैं उनमें, और एक सामान्य व्यक्ति में जो मुख्य रूप से, चीफली यानी मुख्य रूप से जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो क्या होता है कि क्रिटिक जानते हैं कि कैसे उसे पढ़ा जाए, एंड द कॉमन पर्सन डज नॉट। और जो मनुष्य, साधारण जो मनुष्य है, उन्हें ये पता नहीं होता है कि पढ़ा कैसे जाए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो महान आलोचक जो होते हैं, जो क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि किसी लेखन सामग्री को कैसे पढ़ना है, जबकि साधारण मनुष्य जो है उसे ये पता नहीं होता है कि उसको कैसे पढ़ा जाए, उसके पास ये अनुभव नहीं होता है। लास्ट लाइन में उन्होंने कहा था कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो अगर किसी पुस्तक के कंटेंट को, किसी पुस्तक के विषय वस्तु के बारे में अगर अपनी मौलिक राय नहीं दे सकता, ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे सकता है, तो वो व्यक्ति जो है वो पढ़ने के योग्य नहीं है, मतलब उसको वास्तव में पढ़ना नहीं आता है। उससे आगे आज हम देखेंगे, नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूजेज रीडिंग विथ स्टडी। तो कहते हैं कि निसंदेह आप सोचेंगे कि ये कथन जो है वो रीडिंग, पठन, और स्टडी यानी अध्ययन में भ्रम पैदा करता है। यू माइट से व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, देन वी डू रीड वेरी थॉरली, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट। कि अगर जब हम, आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, या फिर हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, या फिर साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तब हम पूरी तरह से उसको पढ़ते हैं, थॉरली यानी पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, सारा उसका अर्थ जो है उसको ग्रहण करते हैं। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी मीनिंग है
उसको सबको हम ग्रहण करते हैं। स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, उसको धीरे धीरे पढ़ करके, धीरे धीरे विचार करके पढ़ते हैं और उसके अर्थ को भी हम ग्रहण करते हैं। दिस इज़ अ हार्ड स्टडी, इसे क्या कहा जाएगा? गहन अध्ययन, हार्ड स्टडी कहा जाएगा इसको। जब हम पूरा मीनिंग को समझ करके धीरे धीरे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसे जो है गहन अध्ययन कहा जाएगा। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, लेकिन अगर जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं या फिर कोई कविता पढ़ रहे हैं क्लास के समय से बाहर, मतलब कक्षा से बाहर अपने किसी कविता को पढ़ रहे हैं या कहानी को पढ़ रहे हैं, तो हम जो है किसके लिए पढ़ते हैं? अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अम्यूजमेंट और स्टडी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, स्टडी यानी अध्ययन। तो लेखक के अनुसार अम्यूजमेंट और स्टडी दोनों डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग बातें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ कि आप भी ऐसा सोचते हैं, आप सभी भी ऐसा सोचते हैं। कैसा? कि अम्यूजमेंट और स्टडी अलग अलग है। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन वो राइटर कहते हैं कि यंग मैन जो है, जो नौजवान है, वो साधारणतया जनरली ऐसा ही सोचते हैं कि स्टडी अलग होती है और अम्यूजमेंट अलग होता है। मतलब जैसे वो कक्षा में है, जो उनके परीक्षा में आने वाला है, जो उनके कोर्स से संबंधित है, जब वो उसको पढ़ते हैं तो वो उसे तो स्टडी की कैटेगरी में देखते हैं, लेकिन जब वो कक्षा से बाहर किसी कविता को पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि वो केवल मनोरंजन के लिए उसको पढ़ रहे हैं। तो राइटर कहता है कि दोनों उनके लिए, नौजवानों के लिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी वास्तव में, एवरी बुक वर्थ रीडिंग ought टू बी रीड इन प्रिसाइजली द सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज रीड। तो कहते हैं, राइटर ये कहते हैं कि वास्तव में प्रत्येक किताब जो कि पढ़ने योग्य है, जिसको पढ़ा जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, उसी तरह से, सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज़ रेड, जिस तरह से किसी विज्ञान की वस्तु को पढ़ा जाता है, उसी तरह से किसी भी ऐसी वस्तु, ऐसी बुक को जो कि पढ़ने योग्य है, उसको भी वैसे ही पढ़ना चाहिए। मतलब उसे भी वही उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जिसे हम अपनी साइंस की बुक को पढ़ रहे हैं। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मात्र मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और हर प्रत्येक पुस्तक जो कि पढ़ने लायक है, पढ़ने योग्य है, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, तो उसके अंदर वही मूल्य होता है दैट अ साइंटिफिक बुक हैज़, जो कि एक विज्ञान की पुस्तक में जो अमाउंट, जो कि मूल्य होता है, वही उसका भी मूल्य होता है, दूसरी बुक का भी। दो द वैल्यू मे बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, हाँ हो सकता है कि उसका मूल्य जो है उस विज्ञान की पुस्तक से बिल्कुल अलग हो, टोटली डिफरेंट यानी बिल्कुल ही अलग प्रकार का हो। फॉर आफ्टर ऑल अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज़ अ साइंटिफिक वर्क। हालांकि आफ्टर ऑल यानी हालांकि ये जो है एक अच्छी किताब जो होती है, फिक्शन यानी काल्पनिक किताबें जो होती है, जो नॉवेल वगैरह होते हैं वो, या फिर रोमांस की जो है रोमांचित करने वाली जो किताबें होती है, या फिर पोइट्री है, वो भी वास्तव में क्या है? साइंटिफिक वर्क है, वो भी एक वैज्ञानिक कार्य होता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, और ये किताबें जो है, जो फिक्शन की बुक्स है, रोमांस की या पोइट्री की किताबें हैं, इनका जो निर्माण किया जाता है, कंपोज यानी रचना की जाती है, वो भी उनके पीछे भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, एक विज्ञान के नहीं, बहुत सारी विज्ञानों के सिद्धांत होते हैं, बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ। उनके अंदर जो मुख्य रूप से जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, वो एक महान विज्ञान के सिद्धांत होते हैं। कि कौन सी विज्ञान? जीवन की विज्ञान, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव का ज्ञान होता है। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे राइटर कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, आप अपने कोर्स के अलावा जो भी बुक पढ़ रहे हैं, स्टडी के अलावा, जैसे तो आप केवल मात्र उसको अम्यूजमेंट के लिए ना पढ़ें। आप ये ना सोचें कि ये मनोरंजन के लिए बुक है। जो बुक भी वर्थ रीडिंग है, मतलब पढ़ने लायक है,
चाहे वो रोमांस की हो, फिक्शन हो या फिर पोइट्री हो, तो उसके अंदर भी बहुत सारे बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स पे वो बेस्ड होती है, बहुत अच्छे सिद्धांत होते हैं उसमें। और वो सिद्धांत कौन से होते हैं, जैसे विज्ञान की बुक के अंदर सिद्धांत होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे विज्ञानों के सिद्धांत होते हैं, और वो सिद्धांत होते हैं हमारे जीवन के सिद्धांत होते हैं, जीवन जीने का जो हमारा तरीका है उससे संबंधित वो सिद्धांत होते हैं। मनुष्य के स्वभाव के बारे में उनमें ज्ञान होता है। तो किसी भी वस्तु को हमें किसी भी पुस्तक को कम आंकना नहीं चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि आजकल के लेकिन जो नौजवान है वो ऐसा सोचते हैं कि अम्यूज़मेंट और स्टडी अलग अलग है, लेकिन वास्तव में जो बुक जो वर्थ रीडिंग है, जो पढ़ने के योग्य है, तो हमें हर बुक को अच्छे से गहनता से पढ़ना चाहिए। द फर्स्ट थिंग which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। सबसे पहली बात जो है एक स्कॉलर यानी विद्यार्थी को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि एक किताब जो है वो केवल मात्र अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ी जाती है। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूज़मेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। जो अर्ध शिक्षित मनुष्य है, जो है व्यक्ति है, हाफ एजुकेटेड यानी अर्ध शिक्षित जो व्यक्ति है, वो केवल मात्र अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और उसके लिए हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, उनके ऊपर दोष नहीं देख सकते, क्योंकि वो अर्ध शिक्षित है, उन्हें इतना नॉलेज नहीं है कि किसी बुक को गहनता से अध्ययन कैसे किया जाता है। लेकिन जो वास्तव में जो स्कॉलर है, जो विद्वान है, जो विद्यार्थी हैं, उनको किसी भी बुक को केवल मात्र अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। तो हाफ एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो केवल अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, और वो इनकेपेबल है, असमर्थ हैं, किसके लिए, एप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़। किसी बुक के अंदर, लिटरेचर के अंदर, महान साहित्य के अंदर जो गहनतम गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उनको एप्रिसिएट करने में वो इनकेपेबल होते हैं। मतलब किसी साहित्य का जो मूल्य है, कोई साहित्य जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या, उसके अंदर जो गहनतम विशेषताएं हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसको वो हाफ एजुकेटेड जो पर्सन है, जो अर्ध शिक्षित मनुष्य है, उसका वो एप्रिसिएशन करने में असमर्थ होते हैं। वो उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, उसको एप्रिसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको पहचान भी नहीं सकते हैं कि उसके साहित्य के अंदर क्या क्वालिटीज़ है। बट a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement। लेकिन एक नौजवान व्यक्ति जिसने एक यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लिया है, विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लिया है, उसको खुद को अनुशासित करना चाहिए। डिसिप्लिन यानी अनुशासित करना, शुरुआती दिनों में ही अनुशासित करना चाहिए कि वो केवल मात्र मेयर यानी केवल मात्र मनोरंजन के लिए नहीं पढ़े। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, और यदि एक बार जो है हैबिट यानी आदत बन जाती है अनुशासन की, फॉर्म्ड यानी बन जाती है, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। तो उससे पता चलेगा कि अगर एक बार उस विद्यार्थी की, जो कि किसी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से पास हुआ है, उसकी एक बार ये आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है कि वो केवल मात्र मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है, तो फिर जो है उसे उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा कि वो केवल मात्र अम्यूज़मेंट के लिए पढ़े। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect। और एक बार जब उसकी आदत पड़ जाती है कि वो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ पाता है, तो वो अधीरता से उस पुस्तक को दूर फेंक देगा, मतलब उस पुस्तक को नहीं पढ़ पाएगा जिसके अंदर कोई बौद्धिक तत्व नहीं है, इंटेलेक्चुअल फूड यानी कोई बौद्धिक तत्व नहीं है, और ऐसी किताब जो कि उसके उच्च भावनाओं से या उसकी बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो ऐसी किताब जो है, जो निम्न स्तर की बुक है, जिसमें कुछ अच्छे आइडियाज़ नहीं, अच्छे विचार नहीं है, जो उसकी बुद्धि को प्रभावित नहीं करती है, जो उसकी भावनाओं को प्रभावित नहीं करती है, तो ऐसा व्यक्ति जो केवल मात्र मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है, वो व्यक्ति उस किताब को पढ़ नहीं पाएगा, वो उसे फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। और दूसरी तरफ हजारों ऐसे लोग हैं
जो है, जिनकी जो आदत बन चुकी है, हजारों लोगों की हैबिट आदत बन चुकी है केवल मात्र अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ने की, मनोरंजन के लिए पढ़ने की, और वो आदत उसी तरह से जिस प्रकार से लोगों की आदत जो है शराब पीने की बन जाती है, वाइन ड्रिंकिंग की, या फिर अफीम की आदत बन जाती है, उसी तरह से उन लोगों की भी आदत पड़ जाती है कि वो केवल मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं। इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक यानी नशीले पदार्थ। तो वो एक नशीले पदार्थों की तरह नशा हो जाता है उनको कि वो केवल मात्र बुक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, वो केवल उनकी ऐसी किताबें उनकी केवल मदद करती है समय निकाल व्यतीत करने में। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, और परपेचुअल यानी लगातार, और कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, स्थिति होती है जैसे स्वप्न की स्थिति हो, वो रियल लाइफ में नहीं रहते, रियल वास्तविक जीवन में नहीं रहते हैं लोग, वो ड्रीमिंग की कंडीशन में रहते हैं, स्वप्न अवस्था में रहते हैं। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और कुछ इस तरह की परिस्थिति होती है कि उनकी जो जितने भी सोचने की क्षमता है, कैपेसिटी यानी क्षमता है, जो इवेंचुअली यानी अंततः उसका ये परिणाम होता है कि जो लोग केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं तो उसका ये परिणाम होता है कि उनकी जो सोचने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड। तो वो जो है उनका जो दिमाग जो है उसके केवल ऊपरी जो हिस्से हैं वही काम में उनके द्वारा लिए जाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, और जो डीपर स्प्रिंग्स जो है मतलब जो गहनतम जो उनकी भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, और उनकी जो बोध की परसेप्शन यानी बोध की जो क्षमताएं हैं, फैकल्टीज यानी क्षमताएं, तो गहन अध्ययन करने के लिए जो क्षमताएं जो है उनके दिमाग के अंदर जो परसेप्शंस हैं उनका वो यूज़ नहीं करते हैं, तो वो पीछे छूट जाती है, केवल मात्र सतही तौर पर जो उनके दिमाग का प्रयोग वो अपना करते हैं। इस प्रकार से उनकी गहन अध्ययन करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है।